नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध तथा फलन के इस लेक्चर में हम फलन को पढ़ने वाले हैं। फलन को समझने वाले हैं कि फलन कौन सी बला है। इस बला से हम निकलेंगे भी, उभरेंगे भी, सारी चीजें सीखेंगे भी। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो समझते हैं फलन क्या है। अभी तक हमने जो सीखा, संबंध क्या होते हैं, किस प्रकार के संबंध कार्तीय गुणन से निकल कर आते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार के संबंध फलन होते हैं। पहले क्या सीखा, कार्तीय गुणन में फलन, कार्तीय गुणन से हमने संबंध निकाले। अब संबंध से हम निकालने वाले हैं फलन। तो किस प्रकार के संबंध फलन होते हैं, ये चीज हम लोगों को आज सीखनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को जब निकालते थे तो क्या करते थे। मान लो हमारे पास A1 और 2 और 3 होता था। बी की जगह पर हम लिख लेते हैं A, B और C। इस तरह से हमारे पास अगर दो समुच्चय होते थे, उसका कार्तीय गुणन क्या निकल कर आता था। उसका कार्तीय गुणन निकल कर आता था A कॉमा, यानी 1 कॉमा A, 1 कॉमा B, 1 कॉमा C। ऐसे ही 2 के साथ होता था 2 कॉमा A, 2 कॉमा B और 2 कॉमा C। ऐसे ही 3 के साथ भी होता था 3 कॉमा A, 3 कॉमा B, 3 कॉमा C। अब हमारा जो सवाल है आप लोगों से, वो सवाल ये है, क्या ये सारे के सारे कार्तीय गुणन जो है, कार्तीय गुणन का ये जो समुच्चय है, सारा का सारा फलन होगा क्या। ये सारा का सारा जो समुच्चय है ये संबंध तो हो जाएगा, क्या फलन होगा क्या। तो आंसर हमारा आता है नो। क्यों, वाई। वाई इसलिए, फलन के लिए, फलन फलन का एक सीधा सा सिद्धांत है। उस सिद्धांत ये है कि किसी भी एक इंसान की, किसी भी एक इंसान के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, यानी दो रिश्तेदार नहीं होने देगा ये फलन। क्यों, इसमें देखो 1 के कितने रिश्तेदार हैं, 3। लेकिन फलन कहता ना भाई ना, एक को से मतलब रखना है तुमको, और एक ही से रखोगे तो भी हमारे महफिल में आ पाओगे। अगर यहाँ पर 1 कॉमा ए होता तो ये फलन होता, 2 कॉमा ए फलन, 3 कॉमा ए फलन। लेकिन यहीं पर अगर कर दिया जाए ए कॉमा बी भी समेट लो, 2 कॉमा बी भी समेट लो, 3 कॉमा सी भी समेट लो, तो ये फलन नहीं होगा, ये फलन नहीं होगा। फलन अपने फैमिली में इनको नहीं रखेगा। इसका रीजन ये है कि फलन का सीधा सा सिद्धांत है कि सेट ए का कोई भी अवयव सेट बी से संबंध रख सकता है, लेकिन किस प्रकार कि उसका केवल और केवल एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए। कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ए में, ए के समुच्चय में हमारे पास कितने अवयव हैं, 3। और बी में कितने हो गए, इसमें भी कर देते हैं 3। तो फलन का कहना यह है कि 1A से, 2B से और 3C से है। तब तो ठीक है भैया, तब तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन अगर तुमने बदतमीजी करी कि ए को भी समेट लो, बी को भी समेट लो, तो ये सब नहीं होएगा। ये करोगे तो हम अपने आप में आपको शामिल नहीं करेंगे, यानी तुम फलन नहीं कहे जाओगे। तो सीधा सा सिद्धांत है, इसकी डिफिनीशन चाहो तो लिख लो। यदि, अभी मुद्दे की बात करेंगे, पहले लिख लो। यदि समुच्चय ए, समुच्चय ए के
अवयवों का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो तब वह फलन कहलाता है। लिखेंगे कैसन? फंक्शन ए टू बी एक फलन है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, फंक्शन यानी कि फलन ए टू बी एक फलन है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें और अंदर चलते हैं और इन चीजों को सीखते हैं कि क्यों ऐसा है, किस लिए ऐसा किया गया। देखो, समझना यहाँ थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मान लो हमारे पास ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। थोड़ा सा समझना ये जरूरी हो जाता है कि इसमें प्रतिबिंब की बात की गई है। किस चीज की भी बात की गई है? प्रतिबिंब की बात की गई है। और ये इतिहास गवाह है कि किसी भी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है। किसी एक वस्तु के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते। इसीलिए अगर प्रतिबिंब की बात की गई है तो किसी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और वही फलन कहलाएगा। अब देखो, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, कुछ भी लिख लो, 4 कर लो, 5 कर लो, यानी कि समुच्चय बी में कितने भी अवयव हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ए टू बी अगर हमें क्या निकालना है, संबंध निकालना हो, तो ये जो ए है, ए है, ए है, ए है, सबके साथ जा सकता है। दो भी जा सकता है, दो भी जा सकता है सबके साथ, ऐसे 4 भी जा सकता है, किसी के भी साथ जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ये संबंध हो गया। लेकिन संबंध के लिए ये किसी के पास किसी से भी संबंध बना सकता है, किसी से भी रिश्ता रख सकता है। लेकिन ए भैया, फलन कहता है ए भैया रुक जाओ, आप संबंध हो अच्छी बात है, लेकिन फलन के साथ रहना है नहीं। ए भैया मेरे साथ रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तो क्या चलेगा, अब इसको समझते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। तो फलन कहता है अगर फलन बनना है तो आप लोग एक ही लोग से मतलब रखोगे, एक ही इंसान से मतलब रखोगे, तभी आप फलन हो सकते हो। तो ये ए टू बी में फलन है, क्योंकि हर एक अवयव यानी कि समुच्चय ए का जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, उनका केवल और केवल एक ही समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंध है। और यही तो फलन को चाहिए कि समुच्चय ए के हर एक अवयव का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई है क्या? लेकिन समझना यहाँ पर थोड़ा सा, शर्त ये है कि समुच्चय ए के अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन शर्त ये नहीं है कि समुच्चय ए के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो। एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, लेकिन दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। यानी कि वन ए से भी संबंधित हो और वन बी से भी संबंधित हो, तो ये फलन नहीं होगा। लेकिन
दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है। दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। फिर से एक बार, समुच्चय ए के हर एक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब ही होना चाहिए। दो प्रतिबिंब हुआ तो वो फलन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, किन्हीं समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, तीन का भी एक हो सकता है। तो इनके फिर हम निकालेंगे कि भाग, इसके जब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, तो उनको अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया तो लिख लो। अब समझते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों बात हमें समझ में आती है, क्या आती है इसमें कंडीशन, चार कंडीशन बनती है। कौन कौन सी? एक कंडीशन क्या बनती है, अगर हमारे पास दो सेट हैं तो इनमें एक कंडीशन ये हो जाएगी कि हर एक का अलग अलग प्रतिबिंब होगा। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी, दूसरी सिचुएशन आएगी कि ये वाली, कि दो तीन अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होगा। तीसरी कंडीशन क्या आएगी दोस्त, तीसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तीसरी कंडीशन आ जाएगी कि इसके हर एक अवयव, हर एक अवयव हर एक अवयव से संबंधित होगा, यानी कि इसका हर एक अवयव, हर एक अवयव बी के हर एक अवयव का प्रतिबिंब होगा, यानी पूर्व प्रतिबिंब होगा। यानी कि अब समुच्चय ए के हर एक अवयव का प्रतिबिंब बी में मौजूद होगा और बी के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में होगा। ये कंडीशन नंबर 3। अब बताओ कंडीशन नंबर 4 क्या होगी, कंडीशन नंबर 4 क्या होगी दोस्त? तो कंडीशन नंबर 4 में ये होगा 1 2 3, और इसमें कितने होंगे, मान लो 4 हैं सी डी, इसका एक 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 संबंधित होगा, एक इसमें छूट जाएगा। इस प्रकार की भी कंडीशन आएंगी कि इसके सारे प्रतिबिंब होंगे लेकिन एक आध समुच्चय बी में छूट जाएगा। तो ये चार कंडीशंस में हमने बनाए चार चीजें। क्या बनाया, एक बनाया एकाएकी, फिर दूजा बनाया बहुकैकी, बहुकैकी, तीजा बनाया आच्छादक, क्या बना दिया, आच्छादक, ओए होए होए होए, आच्छादक, फिर बनाया अंताक्षेपी। ये चार चीजें हमको पढ़नी है। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में चेंज होने के अकॉर्डिंग दो ही चीजें हैं, एकाएकी आच्छादक, लेकिन हम लोग चार पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी भी पूछा गया तो हम बता तो सकते हैं। देखो जो एकाएकी है, जो एकाएकी नहीं वो बहुएकाएकी है, जो आच्छादक नहीं वो अंताक्षेपी। बहुत सिंपल सा है फंडा। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं प्रांत, परिसर और सह प्रांत। सह प्रांत क्या है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है, ये सारी चीजें अब हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो एक चीज पकड़ के चल लो, क्या, ए और बी को, ए और बी को, इसी से सारे फंडे सीख जाओगे, इसी से सारे फंडे सीख जाओगे, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर प्रांत और परिसर और सह प्रांत को समझते हैं। प्रांत क्या है, प्रांत होगा समुच्चय ए, प्रांत क्या होगा, समुच्चय ए। देखो अगर लिखा है फलन
ए टू बी, क्या लिखा है फलन ए टू बी, यानी ए क्या होगा, ए होगा, ए के सारे अवयव क्या होंगे, प्रांत होगा, ए के सारे अवयव प्रांत होगा। अब कहानी शुरू होती है बी के ऊपर। तो प्रांत की बात करें तो प्रांत में क्या होगा, 1 2 3 4, ये प्रांत होगा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आती है दोस्त, सह प्रांत और परिसर में, यहीं पर सभी लोग कंफ्यूज होते हो। अब अगर हम आपसे कहें एक का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। अब यहां से आपको पहचान कराता हूं कि परिसर और सह प्रांत में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परिसर और सह प्रांत। तो देखो इसके कितने अवयव, नहीं ऐसे मत समझो, इसके अवयवों के कौन कौन प्रतिबिंब हैं, तो कहोगे कि सर ए बी सी और डी, ये चार जो एलिमेंट हैं, चार जो अवयव हैं, ये समुच्चय ए के प्रतिबिंब हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परिसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिसर, रेंज। और सहप्रांत की बात करूं तो पूरा का पूरा समुच्चय बी, पूरा का पूरा समुच्चय बी क्या होगा, सह प्रांत होगा। यानी कि सह प्रांत क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, यानी पूरा का पूरा समुच्चय बी क्या होगा, सह प्रांत होगा। और समुच्चय ए के प्रतिबिंब जो होंगे, जो अवयव प्रतिबिंब होंगे, वो परिसर होगा। प्रांत होगा वो जो समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे वो सारे प्रांत होंगे, वो प्रांत कहलाएगा। तो यहाँ तक की कहानी थी हमारे प्रांत की, सह प्रांत की, परिसर की। चाहो तो लिख लो, प्रांत के लिए क्या लिखोगे, समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत होंगे, प्रांत कहलाते हैं, ऐसे लिख लो, कहलाते हैं। दूसरा है सह प्रांत, तो सह प्रांत के लिए समुच्चय भी सह प्रांत होता है, सह प्रांत होगा। अब तीसरा क्या है, परिसर। तो परिसर में क्या लिखोगे, परिसर में लिखोगे प्रांत के प्रतिबिंब, प्रांत के प्रतिबिंब परिसर कहलाते हैं। बस हो गया। तो इतनी कहानी थी हमारे प्रांत, परिसर और सह प्रांत की। इसको भूलिएगा मत, लिख लीजिए विस्तार पूर्वक, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्त, लिख गया। तो अब आते हैं इकाई में। किसमें, इकाई। समझते हैं इकाई क्या है। देखो इकाई, इसको क्या कहते हैं, ऑन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन फंक्शन। अब समझते हैं बात को। देखो मान लो हमारे पास समुच्चय ए, दूसरा है बी, समुच्चय ए और बी 1 2 3 4 ए बी सी डी, सॉरी जल्दी में है ये,
ए बी सी डी ई। इस प्रकार से समुच्चय बी है हमारे पास, समुच्चय ए भी है हमारे पास। अगर समुच्चय ए के अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब है, समुच्चय ए के सभी अवयवों का अगर अलग अलग प्रतिबिंब है तो वो क्या कहेगा? इकैकी कहलाएगा। कैसे लिखोगे? फलन एफ ए टू बी में, फलन एफ ए टू बी में यदि प्रांत ए के में यदि प्रांत ए के सभी अवयवों का अलग अलग लिख लो, चाहे भिन्न भिन्न प्रतिबिंब लिख लो। क्या लिख लो? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो फलन कैसा होगा? इकैकी होगा। कैसा होगा? इकैकी होगा, यानी 1-1 फंक्शन होगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ते चलो। अब इसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं देख लो, उसको भी समझ लो। प्रतीक कैसे लिखते हैं देखो, इसको हम ऐसे वेरीफाई करेंगे। x1 इज नॉट इक्वल टू, अगर x2 है तो ये होगा f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2). ठीक है, इसको आगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, उदाहरण से समझाएंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अभी ऐसे लिख लो, समझ लो। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है? दो तरीके से ये एक होगा, या तो ये x1 बराबर x2 होगा, तो क्या होगा? f(x1) बराबर होगा f(x2). तो दो कंडीशन में ये क्या होगा? एक ही होगा, या तो x1 बराबर x2 पे, या तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 पे। बताइए, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? बोलो बोलो। अब बात करते हैं बहु एक फलन पे, यानी कि बहु इकैकी बोल लो चाहे बहु एक फलन बोल लो, दोनों एक ही बात है। बहु एक हेडिंग लगा लो। क्या लगाओगे? बहु एक। बहु एक लिख लो, बहु इकैकी लिख लो। तो बहु एक के लिए क्या होगा? इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन में क्या होता है अब हम समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास समुच्चय ए बी है भाई, ए और बी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब इसमें क्या जुगाड़ लगाएं कि हमारा बहु एक हो जाए? बहु एक, समझो इस बात को। बहु एक यानी बहुत अवयवों का एक प्रतिबिंब हो तो वो बहु एक कहलाएगा, यानी कि किन्हीं 2 या 3 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होगा। इस तरह से अगर है तो ये क्या होगा? बहु एक होगा, यानी कि यहाँ पर दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, यानी एक से अधिक अवयवों का अगर एक प्रतिबिंब हो, यानी या फिर ऐसे कर लो कि एक से अधिक 2 3 4 5 जितने भी हो उनका अगर एक ही प्रतिबिंब है तो वो क्या होगा? बहु एक फलन होगा। तो लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। यदि लिख लो फंक्शन फलन ए टू बी में बहु एक होगा यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो।
एक ही प्रतिबिंब हो, तो यहां तक बात क्लियर हो गई सभी। यानी कि दो या दो से अधिक अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब होता है वो तो क्या होगा, बहु एक होगा। बताइए समस्या का समाधान हुआ क्या? तो ये तो कहानी थी बहु एक और एकाकी की। अब बहु एक के लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं अच्छा सा। वो एग्जाम्पल क्या होने वाला है देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स। फंक्शन क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो, मान लो अगर हम एफ माइनस वन रखें तो यहाँ क्या आएगा, वन आएगा। एफ प्लस का वन रखें तो भी वन आएगा। यानी कि, और एक और ले लेते हैं, एफ माइनस टू रखें तो यहाँ पे फोर आएगा, और एफ टू रखें तो भी यहाँ पे फोर ही आएगा। यानी कि जो हमारा समुच्चय ए बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, माइनस वन वन, माइनस टू टू, और हमारा जो ये होगा प्रतिबिंब वाला वो क्या होगा, वन होगा, फोर होगा। यानी यहाँ पे दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है, एक से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। तो ये किस प्रकार का फलन है, ये बहु एक फलन है। कैसा है, ये बहु एक फलन है। बताइए करेंगे, विस्तार से करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। तो ये इकैकी हो गया, बहु इकैकी हो गया। अब हम बात करें आच्छादक की, यानी इसको आच्छादी भी बोलते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ गाना सुन लो तुम लोग, गाना नहीं सुनो, अपने अपने काम पर फोकस करो। हाँ तो अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक, अभी आच्छादक कौन सी बला है, इसको समझते हैं विस्तार से। मान लो अभी हम लोग किसके पीछे पड़े थे, प्रांत के पीछे पड़े थे। यानी प्रांत का हर एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो, अलग अलग प्रतिबिंब हो, दो का एक प्रतिबिंब हो, इसके पीछे पड़े थे प्रांत के। अब हम पीछे पड़ेंगे किसके, सह प्रांत के। अब आच्छादक कब होगा कोई अवयव, आच्छादक कब होगा कोई फलन, समझते हैं इस बात को। देखो मेरे दोस्त, पहले जो हमने बनाए थे समुच्चय, उसमें गौर किया होगा ए बी सी डी, ई बच जाता था। ई क्या हो जाता था, बच जाता था। तो वो फलन कैसा होता था, आच्छादक नहीं होता था। समझते हैं इस वाले केस में, अगर अगर प्रांत के सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब बी में इस प्रकार हो कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव खाली ना बचे, कोई भी अवयव खाली ना बचे। कहने का तात्पर्य ये है मेरे दोस्त कि बी के सभी अवयव किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होने चाहिए। यानी इसके जितने भी अवयव हैं प्रांत के किसी न किसी अवयव के क्या होने चाहिए, प्रतिबिंब होने चाहिए। सारे के सारे विजी होने चाहिए, सारे के सारे विजी होने चाहिए, कोई भी फ्री नहीं रहना चाहिए इसमें। तब ये क्या होगा, आच्छादक होगा। तो इसको लिख लो, फंक्शन ए टू बी आच्छादी होगा। कब होगा, यदि सह प्रांत के सभी अवयवों का
पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत प्रांत में हो, के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। अब सभी अवयवों का पूर्व यानी कि इसमें जितने भी अवयव हैं इनका, इन सभी का पूर्व प्रतिबिंब किसमें हो, प्रांत ए में हो, प्रांत ए में हो, तब वो क्या होगा, तब वो आच्छादी होगा। बताइए कोई दिक्कत? यहां तक की कहानी समझ में आ रही है दोस्त? आच्छादी क्या बोला है समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ करेंगे। अब यहां से एक बात समझ सकते हो, समझ सकते हो कि देखो ये क्या है, परिसर है। परिसर अगर किसके बराबर हो, सह प्रांत के, किसके बराबर हो, सह प्रांत के, तो ये वाला जो कंडीशन है क्या होगी, आच्छादी। अब बात करें अगले की, अंतक्षेपी। अंताक्षेपी जो आच्छादी नहीं है वो अंताक्षेपी है। मतलब कहने का क्या हुआ, देखो फिर से हमारे पास वही 1 2 3, फिर से हमारे पास वही ABCD। अगर इस प्रकार है, अगर इस प्रकार है, इस प्रकार, अब इस प्रकार में हमारा डी तो बेचारा खाली बच गया, इसको कोई सॉल्यूट ही नहीं कर रहा है, इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो डी बच गया ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, सबके सब बिजी थे, सबके सब किसी न किसी रिश्तेदार के साथ थे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो डी बेचारा बच गया अकेला, गुमसुम सा, मायूस सा। तो यहाँ पर ये बच गया, तो इस प्रकार का फंक्शन कैसा होगा, अंतक्षेपी होगा। तो लिख लो फंक्शन A to B अंतक्षेपी होगा यदि सह प्रांत के किसी एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ना हो, पूर्व प्रतिबिंब ना हो। तो इस तरह की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अंताक्षेपी हो जाएगा। बताइए कोई समस्या? तो ये तो कहानी थी अंताक्षेपी, आच्छादी और एकाकी और बहु एक की। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा कब, जब आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप कि एकाकी कैसे निकालेंगे, अंतक्षेपी कैसे निकालेंगे, आच्छादी कैसे निकालेंगे, और एकाकी आच्छादी क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस को फॉलो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जब आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप तब आपको आएगी मजा, और तब आप क्वेश्चन को करने में होंगे सफल। तो इसको हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को, और एक ही दिन में पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम कर देंगे समाप्त, या फिर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 दिनों में कंप्लीट करा देंगे। ओके, अब लिख लो स्टेप। क्या लिख लेना है तुमको, स्टेप। तो तुम्हारे में 2 ही चीज आनी है, क्या आनी है, आच्छादी और एकाकी। तो एकाकी के लिए क्या स्टेप होगा, लिखो। जब आप लोग एकाकी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे,
स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या करोगे, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर, एक्स आर कर लो, या फिर क्या कहते हैं, जो तुम्हारे पास सेट हो ए है, ए कर लो, जो भी सेट दिया गया हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, ये करोगे, क्या करोगे, फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, यदि 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 फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 निकल कर आता है, तो ये क्या होगा, इकैकी, क्या होगा, इकैकी। ये तुम्हारा एक स्टेप है। तो ये क्या है, ये पहला स्टेप है। और इसी में बहुएक के लिए क्या कर लो, अब बहुएक के लिए कंडीशन क्या है, यदि f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, तो ये क्या होगा, बहुएक होगा। बहु